हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य। और टेरिडोफाइटा ख़त्म हो चुका है। हमने कहा था कि इससे ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा। जितनी चीज़ें हमने पढ़ा दी है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम लोग जिम्नोस्पर्म, हमने सोचा कि पहले प्लांट किंगडम ख़त्म ही कर देते हैं, तो आज हम लोग जिम्नोस्पर्म का मतलब शुरू करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर होगा जिम्नोस्पर्म का। हालांकि इसके इंट्रोडक्शन में 2-3 लेक्चर लग जाएंगे और फिर ये ज़्यादा नहीं है, हमें साइकस और पाइनस के बारे में ये दो ही चीज़ पढ़ना है, तो ये हो सकता है कि जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम प्लांट एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस के हिसाब से कम 20 क्वेश्चन, अगर आपका LT TST PhD है, 20 से 20 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। इससे पूरे प्लांट किंगडम से 20 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, ठीक है। और जिसमें आपका पूरा मतलब एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और फंजाई लाइकेन भी इंक्लूडेड है। तो ये पूरे समझिए कि यहाँ से 20 क्वेश्चन तक आते हैं, तो इसलिए आपको जितना पढ़ाया है, जैसे पढ़ाया है एकदम वैसे ही पढ़िए, सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, ठीक है। और कल पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग लाइव क्लास लें टेरिडोफाइटा का। तो टेरिडोफाइटा को जितने भी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कल लाइव क्लास में। बाकी आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म। तो देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा जिम्नोस्पर्म। तो पहले तो हमें पता है कि अभी तक जितने भी हम लोगों ने पढ़े, मतलब लाइक आपने एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइटा पढ़ा, टेरिडोफाइटा पढ़ा, उसमें कहीं सीड बन रहा था क्या? सीड नहीं बना। लेकिन टेरिडोफाइटा में सिलेजिनेला, मार्सिलिया, जिसमें हेट्रोस्पोरी था, हेट्रोस्पोरी देखने को मिला था, जहां पे 2 टाइप के स्पोर बन रहे थे, उनमें सीड हैबिट देखने को मिला। और सीड हैबिट एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इन इवोल्यूशन। और सीड हैबिट आया कहां से? टेरिडोफाइटा से। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, याद रखना है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ट्रू सीड बना कहां पे? जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में भी जो सीड बना वो नेकेड सीड था। तो देखिए हम कह दें कि ये फर्स्ट सीडेड प्लांट है। क्या है? फर्स्ट सीडेड प्लांट रहा ये, फर्स्ट सीडेड प्लांट्स थे ये, ठीक। अगर हम जिम्नो की बात करें, एज द नेम इंडिकेट, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, और प्लांट में हम लोग स्पर्म को कहते हैं सीड। क्या कहते हैं? स्पर्म को कहते हैं सीड, है ना। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा मतलब ही क्या हो गया कि ऐसे प्लांट जिनमें नेकेड सीड पाए जाते हैं। नेकेड सीड का सीधा सीधा मतलब ये है, नेकेड सीड का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे सीड डज नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड द ओवरी, क्योंकि हमें पता है कि सीड जनरली कहाँ पे होते हैं? ओवरी के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे सीड ओवरी के अंदर नहीं होता, मतलब ओवरी एब्सेंट होता है। और अगर ओवरी एब्सेंट है तो फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। बात को समझिए। तो हम कह सकते हैं कि नेकेड सीड का मतलब क्या होता है? नेकेड सीड का मतलब हम कहते हैं ओवरी एब्सेंट है। ओवरी क्या है? एब्सेंट है। और ओवरी ही आगे चल के फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट होता है, तो हम कह देंगे कि ये फ्रूट भी क्या होता है? यहाँ पे एब्सेंट होता है। फ्रूट भी क्या है? एब्सेंट है। इतनी बात तो क्लियर हुई ना। तो जिम्नोस या स्पर्म का मतलब, जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या हो गया? नेकेड सीड। और जिम्नोस्पर्म की स्टडी को हम लोग कहते हैं, इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्मोलॉजी। जिम्नोस्पर्मोलॉजी, ठीक। इतनी बात सबको समझ आ रही है। टर्म किसने दिया था? तो हम बता दें आपको कि टर्म दिया था थियोफेस्टस ने। किसने? थियोफेस्टस ने, ठीक है। थियोफेस्टस ने टर्म दिया था और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। वो बुक का नाम है इंक्वायरी इनटू प्लांट। इंक्वायरी इनटू प्लांट, इंक्वायरी इनटू प्लांट। इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इंक्वायरी इनटू प्लांट। तो इनकी जो बुक है उस बुक का नाम क्या है? इंक्वायरी इनटू प्लांट। और इसमें इन्होंने जिम्नोस्पर्म का जो डेफिनेशन दिया, जिम्नोस्पर्म का डेफिनेशन दिया, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू थियोफेस्टस, अकॉर्डिंग टू थियोफेस्टस अगर हम बात करें
तो याद रखिए इन्होंने जो जिम्नोस्पर्म का डेफिनेशन दिया, उन्होंने कहा सीड या प्लांट्स विद अनप्रोटेक्टेड सीड। क्या नाम दिया? प्लांट्स विद अनप्रोटेक्टेड सीड। ऐसे प्लांट प्रोटेक्टेड, ऐसे प्लांट जिनमें सीड कैसा है? अनप्रोटेक्टेड, मतलब नेकेड है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये सेंटेंस किसके द्वारा दिया गया था, या ये जो है ना सेंटेंस किसके लिए यूज किया गया था। तो ये किसने दिया था? थियोफेस्टस ने दिया था, ठीक है। और एक साइंटिस्ट थे, इतना नोट करेंगे, फर्स्ट सीडेड प्लांट रहे ये, ठीक है। फर्स्ट सीडेड प्लांट, जिम्नोस का मतलब नेकेड, मतलब नेकेड सीड है इनमें, ओवरी एब्सेंट है तो फ्रूट भी एब्सेंट होगा। जिम्नोस्पर्मोलॉजी इसकी स्टडी को कहते हैं। टर्म थियोफेस्टस ने दिया। बुक जो है इंक्वायरी इनटू प्लांट, ये थियोफेस्टस की लिखी बुक थी जिम्नोस्पर्म के लिए, या फिर हम कह सकते हैं इंक्वायरी इनटू प्लांट, ये थियोफेस्टस की बुक थी, और उनमें इन्होंने जिम्नोस्पर्म के लिए लिखा प्लांट्स विद अनप्रोटेक्टेड सीड। आगे चले, एक और साइंटिस्ट थे गोबेल, शायद नाम आपने इनका सुना होगा। कहाँ सुना है? वेरी गुड, हमें पता है कि आपने बॉवर एंड गोबेल के बारे में सुना है। सिलेजिनेला के लिए जो राइजोफोर है उसका मार्फोलॉजिकल मतलब स्ट्रक्चर के लिए व्यू दिया था ऑर्गन सुई जेनरिस, है ना, ऑर्गन सुई जेनरिस। तो गोबेल ने इसको कहा, गोबेल ने कहा दैट इज फेनरोगैमस विदाउट ओवरी। देखिए फेनरोगेमस विदाउट ओवरी, मतलब ऐसे फेनरोगेमस। अब हम देखिए, अब आपको पता है कि फेनरोगेमस क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो सीडेड प्लांट होते हैं उनको फेनरोगेमस कहते हैं। पढ़ाया है हमने, आपको बताया है। क्रिप्टोगेमस का मतलब जिनमें सीड नहीं बना, तो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो क्रिप्टोगेमस है। एक जगह लिख दे क्या? देखिए एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, ये तीनों क्या है भाई? ये तीनों क्रिप्टोगैमस हैं। क्रिप्टोगैमस का मतलब नो सीड, यहाँ पे सीड नहीं बनता। लेकिन जो जिम्नो है और एंजियो हैं, ये दोनों कैसे हैं? ये फेनरोगैमस है। फेनरोगेमस मतलब जहां पे सीड बनता है, जहां पे सीड बनता है, या इसी को स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। स्पर्मेटोफाइटा, ऐसे प्लांट जिनमें सीड बनता है, इनको क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर आपको इसका डेफिनेशन देना हो या फिर इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हो, जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हो, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहली चीज तो हमने बता दिया कि दिस इज द फर्स्ट सीडेड प्लांट, है ना, फर्स्ट सीडेड प्लांट रहे ये। उसके बाद मेन बॉडी इसकी स्पोरोफाइट ही है, तो हम कह सकते हैं ये कार्मोफाइट हैं। क्या हमने आपको कार्मोफाइट के बारे में बताया है? ऐसे प्लांट जिनकी मेन बॉडी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ में डिफरेंशिएटेड हो, या स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू लीव्स, रूट एंड स्टेम, उसको हम कार्मोफाइट्स कहते हैं। और इसमें टेरिडो, जिम्नो, एंजियो आते हैं। इज इट क्लियर? तो इसको हमने क्या कह दिया? कार्मोफाइट। ये आर्कीगोनिएट है, लेकिन हम यहाँ पे लिख दें लास्ट आर्कीगोनिएट है। कौन है ये? लास्ट आर्कीगोनिएट है। लास्ट आर्कीगोनिएट्स का मतलब सबसे आखिरी ऐसे प्लांट है जिनमें आर्कीगोनिया पाई जाती है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में आर्कीगोनिया नहीं पाया जाता। हमने कहा था फर्स्ट आर्कीगोनिएट कौन है? वेरी गुड, आपने कहा ब्रायोफाइटा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था एल्गी, एंजियोस्पर्म, आर्कीगोनिया एब्सेंट। A4 रूल बताया है, एल्गी, एंजियोस्पर्म, आर्कीगोनिया एब्सेंट। तो आर्कीगोनिया केवल ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो में है। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक ऑर्डर है सबसे एडवांस जिम्नोस्पर्म, जिसको हम नीटल्स कहते हैं। नीटल्स ऑर्डर में 3 जिम्नोस्पर्म आते हैं, नीटम, ठीक है, इफेड्रा, ठीक है, और वेलविशिया। नीटम, इफेड्रा, वेलविशिया, दीज आर द एडवांस जिम्नोस्पर्म। नीटेल्स ऑर्डर में आते हैं जिनमें आर्कीगोनिया एब्सेंट होती है। इनमें आर्कीगोनिया
अब्सेंट होती है। नोट कर लीजिए, ठीक है। सारे पॉइंट्स जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम हो सकते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये फर्स्ट सीडेड प्लांट है, कार्मोफाइट है। कार्मोफाइट का मतलब प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएटेड है। लास्ट आर्किगोनिएट है। एक्सेप्शन भी हमने लिख दिया यहाँ पे। इसके अलावा हम और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके अलावा हम लिख सकते हैं भाई ये फेनरोगेम्स है ना, फेनरोगेमस है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं ये स्पर्मेटोफाइटा है, कोई टेंशन नहीं। ये ट्रैकियोफाइटा भी है, कोई टेंशन। ट्रैकियोफाइटा का मतलब जिसमें वस्कुलर बंडल है। ये एम्ब्रियोफाइटा भी है। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब जहां पे एम्ब्रियो बनते हैं। अच्छा, एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियो सबसे पहले कहां बना था? एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स में बना था। एल्गी में क्योंकि जाइगोटिक मियोसिस होता था, रिमेंबर प्लीज, एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होता था। जाइगोट बना नहीं कि मियोसिस हो गया तो फिर एम्ब्रियो बनेगा ही क्यों, है ना। तो एल्गी एम्ब्रियोफाइटा नहीं है। एम्ब्रियोफाइटा ब्रायो से शुरू होते हैं एंजियोस्पर्म तक। ट्रैकियोफाइटा टेरिडो से शुरू होते हैं। आर्किगोनियट्स बता ही दिया, फेनरोगेम्स बता ही दिया, क्रिप्टोगेम्स बता ही दिया है, ठीक है ना। स्पर्मेटोफाइटा बता दिया है और कार्मोफाइट्स बता दिया है। तो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज यू शुड रिमेंबर, ठीक है ना। आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए सारी चीजें। हो गया, यहां तक लिख लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं। अच्छा, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, अभी रिमेंबर, इसको अभी याद कर लीजिए। यहां पे क्या है, आपको पता है कि जो वस्कुलर बंडल है, वस्कुलर बंडल में जाइलम दो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, एक वेसल और एक ट्रैकिड। डिस्कस करा है ना ये बात हमने, वेसल्स और ट्रैकिड। तो हमने कहा वेसल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यू कैन से एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म से पहले हर जगह वेसल्स नहीं पाए जाते, बट देयर आर सम मेंबर्स, कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो कि जिम्नोस्पर्म के भी होते हैं, टेरिडोफाइटा के भी होते हैं, जिनमें वेसल्स देखने को मिला हमें कहीं ना कहीं, ठीक है ना। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? एंजियोस्पर्म का है। और आपको बता दें कि सबसे एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म का जो ऑर्डर है नीटल्स, इसमें वेसल्स भी देखने को मिलते हैं। जाइलम, वेसल्स यहां देखने को मिलते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे इसको एकदम अभी के अभी याद होना चाहिए, अभी के अभी याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होता है यहीं से। इफेड्रा दे देता है, नीटन दे देता है, वेल्विशिया देता है, बताओ इसमें जाइलम वेसल्स किसमें है। मतलब जिम्नोस्पर्म का सबसे एडवांस ऑर्डर, ठीक, जिनमें जो कि नीटल्स है, और नीटल्स में आर्किगोनिया तो एब्सेंट है, यही आर्किगोनिया का डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया। और आपको बता दें कि सबसे एडवांस आर्किगोनिया का भी डेवलपमेंट कैसा है, लाइक यू कैन से कि सबसे एडवांस आर्किगोनिया ब्रायोफाइट की थी, फिर टेरिडो की थी, और फिर धीरे धीरे आर्किगोनिया जो है ना डिजेनरेट होना स्टार्ट हुई। और जिम्नोस्पर्म के आर्किगोनिया में नेक कैनाल सेल एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होता है? नेक कैनाल सेल एब्सेंट हो जाता है। आपने देखा था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स में नेक कैनाल सेल आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिला था। रिक्सिया में तो मान लीजिए 4 था, और फिर आपको फिनेरिया में 18 तक देखने को मिला था। फिर टेरिडोफाइटा में भी ऐसे 1 से लेकर 14 तक देखने को मिला। लेकिन जिम्नोस्पर्म में नेक कैनाल सेल ही एब्सेंट है आर्किगोनिया में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर, है ना। अब देखिए, अब हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि जो नीटल्स है दैट इज द मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिनमें ये 3 मेंबर आते हैं, नीटम, इफेड्रा और वेल्विशिया। हम आपको बहुत सारे ऑर्डर बताएंगे जिम्नोस्पर्म के, जो आपको पढ़ने हैं। उनमें सब में कुछ ना कुछ तो ऐसे ऑर्डर है जिसके सारे के सारे मेंबर्स क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कुछ तो ऐसे मेंबर हैं जिनमें, कुछ तो ऐसे ऑर्डर है जिसमें दोनों, मतलब सारे हम कह सकते हैं कि लिविंग और फॉसिल दोनों मेंबर हैं। लेकिन ये एक ऐसा ऑर्डर है जिनके सारे मेंबर लिविंग है, इनके सारे मेंबर क्या है? लिविंग है। तो 3 पॉइंट आपको इस ऑर्डर के बारे में याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी IMP। नीटल्स नीटल्स नीटल्स, आप कुछ भी करो इसको याद रखो। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। आर्किगोनिया एब्सेंट है, जाइलम वेसल्स प्रेजेंट है, और उसके बाद इसके 3 ही मेंबर हैं और सारे के सारे लिविंग है। इस ऑर्डर के सारे मेंबर लिविंग है, और तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए, नीटम, इफेड्रा, वेल्विशिया। नीटम, इफेड्रा, वेल्विशिया, है ना।
इतनी चीज तो याद हो गई होगी ना, अभी कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, यहां तक सारी चीजें एकदम अच्छे से समझिए और फिर आगे चलते हैं। आगे चलें। अब देखिए थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन कहाँ से और कहाँ से पूछा जाता है, और आपको बता दें कि पीसीएस तक, पीसीएस वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं, और अभी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा? इनकी जो ओरिजिन हुई थी कब? 200 मिलियन ईयर एगो, 200 मिलियन ईयर एगो, 200 मिलियन ईयर एगो। MYA का मतलब होता है मिलियन ईयर एगो। और आपके कन्वीनियंस के लिए हम बता दें, अगर आपसे कभी पूछ दिया ब्रायोफाइट की ओरिजिन 350 मिलियन ईयर एगो और टेरिडोफाइट की थी 300, कितना? 300, और इसका कितना है? 200 मिलियन ईयर एगो। ये याद रखना। ब्रायोफाइटा का हमने क्या बताया? ब्रायोफाइटा का हमने बताया आपको 350, टेरिडोफाइटा का 300 और इसका 200 मिलियन ईयर एगो। इतना याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि ओरिजिनेट कब हुए थे ये, तो originated in Devonian period of Paleozoic era। Paleozoic era आपको पता है, हमने आपको एरा पढ़ाया है, याद होना चाहिए सारी चीजें। जब हमने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाया था तो उसमें एरा पढ़ाया था। और डोमिनेटेड, ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट कब थे? तो डोमिनेटेड इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? मीजोजोइक, अरे सॉरी, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। आप क्रिटेशियस एंड जुरासिक लिखिएगा, क्रिटेशियस एंड जुरासिक पीरियड ऑफ मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक, क्योंकि आपको पता है मीजोजोइक एरा में 3 पीरियड है, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, याद है ना? तो ये 2 एरा में बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे। ये जो पैलियोजोइक एरा में ओरिजिनेट हुए और पैलियोजोइक एरा के डिवोनियन पीरियड में, ठीक? आपको पता है पैलियोजोइक एरा को हम लोग कॉस डीसीपी से याद करने को बताया था, याद आ रहा है? आप देखिए सारी चीजें पढ़िए, पहले हमने आपको बताया ये सारी चीजें, कॉस डीसीपी से याद करने को बताया था, ठीक है? और उसके बाद हमने मीजोजोइक को ये जो क्या कहते हैं, सॉरी, TZC से याद कर, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ऐसे करके हमने बताया है, आप उसको पढ़िएगा। तो जो पैलियोजोइक एरा का डेवोनियन पीरियड, वहां पे ये ओरिजिनेट हुए, और उसके बाद जो मीजोजोइक एरा आया उसके जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड में ये ज्यादा डोमिनेंट थे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी सारी चीजें याद हो गई। और इसके बाद इसके हम कुछ ऐसे ऑर्डर्स लिखने वाले हैं जिसपे आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ ऐसे ऑर्डर हैं, कुछ, अब हम ऑर्डर के बारे में बात करें जो हमें पढ़ना है, और जिन इसमें कुछ ऐसे ऑर्डर हैं जिसके सारे मेंबर एक्सटिंक्ट हैं, कुछ ऐसे ऑर्डर हैं जिसके सारे मेंबर लिविंग और लिविंग फॉसिल है। फॉसिल का मतलब जानते हैं, अभी हम बताएंगे आपको, और सारे मेंबर लिविंग है। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्डर हैं ये देख लेते हैं। एक्सटिंक्ट, लिविंग प्लस लिविंग फॉसिल, या फॉसिल कह लीजिए, ठीक है? और उसके बाद क्या है, दैट इज द थर्ड क्या है, लिविंग है। एक्सटिंक्ट में अगर हम आपसे बात करें तो पहला ऑर्डर क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइकेडिफिलिकेल्स। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे अभी। और दूसरा क्या है, बेनेसियल्स। और तीसरा है कॉर्डिसियल्स। ये 3 ऑर्डर ऐसे हैं जिनके सारे मेंबर क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट, और इसको हम लोग सीड फर्न भी कहते हैं। सीड फर्न, क्या नाम है इसका, कॉर्डिफिलिकेल्स, क्योंकि फिलिकेल्स टेरिडोफाइटा का एक ऑर्डर है और टेरिडोफाइटा में फर्न का एक ऑर्डर है। तो फिलिकेल्स मतलब फर्न हो गया, और साइकेडी कह दिया मतलब साइकस से लिया गया है, तो सीडेड फर्न इसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? लिविंग और फॉसिल की अगर हम बात करें, लिविंग और फॉसिल की बात करें तो देखिए इसमें क्या है, इसमें है साइकेडेल्स,
गिंको, गिंगोएल्स, कोनीफेरल्स, ये सीक्वेंस भी आप ऐसे ही याद रखिएगा। और इनमें लिविंग और फॉसिल दोनों है। और उसके बाद इसके बाद लिविंग में आता है आपका नीटेल्स। कौन आ जाता है? नीटेल्स। अब देखिए दो तरीके क्वेश्चन, दो तरीके के, साइकस और गिंको बाइलोबा। गिंको बाइलोबा लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल का मतलब होता है कि उनके सारे साथ के जो साथी थे, मेंबर थे, वो एक्सटिंक्ट हो चुके, वो खत्म हो चुके, वो बस यही जिंदा चले आ रहे हैं, तो इसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। समझ आ रहा है? तो जैसे साइकस हो गया, साइकस के बारे में और हम आगे आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। गिंको बाइलोबा हो गया, ये लिविंग फॉसिल कहलाते हैं। ठीक है, ये आगे हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपसे बता दें कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोनीफेरल्स, कोनीफेरल्स किसके बीच में आता है? कोनीफेरल्स में हम बता दें कि जितने भी कोनीफर्स मतलब पाइनस वगैरह इसी में आते हैं, और इसमें मोस्ट स्पीसीज इसी में पाया जाता है। ऐसा ऑर्डर जिसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं वो है कोनीफेरल्स। और किसके बीच में आता है? तो नीटेल्स और गिंगोएल्स के बीच में आता है। नीटेल्स और गिंगोएल्स के बीच में आता है कोनीफेरल्स, ये याद रख लीजिएगा। नीटेल्स और गिंगोएल्स के बीच में आता है। एक सीक्वेंस आपको ऐसे ही याद होना चाहिए कि इनके ऑर्डर क्या क्या हैं। एक्सटिंक्ट कौन है? सैकेडिफिलिकल्स, बेनेसियल्स और कॉर्डिसियल्स। ठीक है ना, ये सब क्या है? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें लिविंग और लिविंग फॉसिल, ये आ जाते हैं आपके साइकेडेल्स और गिंकोएल्स और कोनीफेरल्स, कॉर्डेसियल्स, DAI। ठीक है, और उसके बाद अगर हम कहें कि सारे जो लिविंग हैं उसके बारे में अभी हमने बताया, नीटल्स में आपके नीटम, एफेड्रा और वेल्विशिया ये आ जाते हैं। इनके बारे में क्या क्या याद रखा आपने? आर्किगोनिया एब्सेंट, जाइलम वेसल्स प्रेजेंट, है ना, जाइलम वेसल्स प्रेजेंट है, ये याद रखना। और सारे के सारे इसके लिविंग है मेंबर्स, इसके सारे लिविंग, सारे मेंबर क्या है? लिविंग है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए अब चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम इनके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बात कर लें। हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। तो हम पहले इनके हैबिट की बात करें। मतलब इनमें हम कहते हैं कि ये मोस्टली कैसे होते हैं? पेरेनियल्स होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? पेरेनियल्स। पेरेनियल्स का मतलब बहुवार्षिक, ठीक है। मोस्टली कैसे होते हैं? पेरेनियल्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि इनमें ये मोस्टली पेरेनियल्स होते हैं, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर हैं जो श्रब्स होते हैं, साकीर। कुछ ऐसे मेंबर हैं जो हर्ब होते हैं। क्या होते हैं? हर्ब होते हैं। कुछ ऐसे मेंबर हैं जो लाइनास होते हैं। लाइनास को हम लोग वुडी क्लाइंबर्स कहते हैं। बताते हैं अभी इसके बारे में हम आपको, वुडी क्लाइंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी इसके बारे में, देखिए जरा ध्यान से। श्रब्स कौन है? तो हम आपको बता दें कि श्रब्स मतलब जो साकी होते हैं वो है इफेड्रा। इफेड्रा क्या है? श्रब्स है। और इसके अलावा हर्ब कौन है? तो वो है जैमिया, पिग्मिया। और लाइनास या वुडी क्लाइंबर किसको कहते हैं? तो ये है नीटम उला। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करिए। अब ये होता क्या है? लाइनास आपने शायद नाम सुना होगा बहुत बार। लाइनास या वुडी क्लाइंबर किसको कहते हैं? ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट पे ऐसे स्पाइरली चढ़े होते हैं, है ना। जैसे अजगर देखा है ना, अजगर ऐसे लपेटा हो किसी को मतलब जो भी है, तो मतलब ऐसे प्लांट जो इस तरीके से क्वाइल्ड हो किसी प्लांट के ऊपर, उसको लायनास कहते हैं या वुडी क्लाइंबर्स कहते हैं। ठीक है, वुडी क्लाइंबर इसलिए कह दिया क्योंकि सबसे पहली बार यहाँ पे वुड का फॉर्मेशन भी होता है। वुड का मतलब लकड़ी का मतलब सेकेंडरी ग्रोथ हो जहाँ पे। इसके पहले तो कहीं सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिला था, एक्सेप्ट हमने बताया था टेरिडोफाइटा में
कहीं कहीं सेकेंडरी ग्रोथ, जैसे एक्सेप्शन बताया था आपको क्या, आइसोईट और बॉट्रिकम, 2 बताया था, याद आ रहा है? सेकेंडरी एक्सेप्शनली वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता था क्योंकि वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट था। आप हमेशा याद रखिएगा कि सेकेंडरी ग्रोथ वही होगा जहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होगा, और ये सब हम लोग एनाटॉमी में सीखेंगे। तो सेकेंडरी ग्रोथ हमें सबसे पहली बार जिम्नोस्पर्म में ही देखने को मिला, और सेकेंडरी ग्रोथ जहां होगी उसे ही हम वुड कहेंगे। वुड का मतलब क्या होता है? देखिए, वुड का मतलब होता है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, इसको हम वुड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? वुड कहते हैं। और सेकेंडरी फ्लोएम को क्या कहते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम को हम लोग बास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बास्ट कहते हैं। हम आगे इसके बारे में बताएंगे आपको। तो ये सब चीजें जो है ना, ये हम आपको एनाटॉमी में बताएंगे। सेकेंडरी जाइलम कहाँ बनेगा? जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ देखने को मिलता है? जिम्नोस्पर्म की रूट और स्टेम में, और डाइकॉट एंजियोस्पर्म में, मोनोकॉट में नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी में, तो पहले इसको समझिए, ठीक। इतनी चीज समझ में आ गई। तो मोस्टली बहुवार्षिक होते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं, कुछ हर्ब होते हैं, कुछ लाइनाज भी होते हैं। बात समझ आ रही है? कुछ हर्ब होते हैं, श्रब होते हैं, लाइनाज होते हैं। कुछ और चीज देख ले हम, जैसे मोस्टली जीरोफाइटिक होते हैं, ये मोस्टली जीरोफाइटिक होते हैं, जीरोफाइटिक होते हैं, मोस्टली जीरोफाइटिक होते हैं। अब एक बात आपको बता दें, वैसे ये प्रेजेंट तो इनका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इनके अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यहीं पे हम लिख देते हैं कहीं पे, देखिए अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बहुत जगह ये वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये ट्रॉपिकल एरिया में भी पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल में भी होते हैं, टेम्परेट में होते हैं, ठीक है, टेम्परेट में भी होते हैं, और इवन यू कैन से इवन आर्कटिक जोन में भी देखने को मिलते हैं, आर्कटिक जोन में भी देखने को मिलते हैं। जब हमने आपको कभी ग्लोब बताया होगा तो ग्लोब में आपने देखा होगा कि ये जो है ना, ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर, इक्वेटर इक्वेटर से ये क्या है? पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना, साउथ पोल है, और ये इक्वेटर है। इक्वेटर के पास में क्या होता है? इक्वेटर के पास में ट्रॉपिकल रीजन होता है, ये ट्रॉपिकल, ये भी ट्रॉपिकल, फिर क्या होते हैं? सब ट्रॉपिकल होते हैं, फिर क्या होते हैं? टेम्परेट होते हैं, और फिर क्या होते हैं? नॉर्थ पोल की तरफ आर्कटिक जोन होता है। और यहाँ पे भी देखिए, ये इक्वेटर से नीचे आएंगे ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, है ना, और यहाँ पे एंटार्कटिक होता है। तो नॉर्थ पोल की तरफ आर्कटिक, और यहाँ पे एंटार्कटिक। ओजोन होल हमें एंटार्कटिक रीजन में देखने को मिलता है, ये बताएंगे हम आपको जब इकोलॉजी पढ़ाएंगे तो, साउथ पोल की तरफ, ठीक। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है? वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट में कौन ज्यादा गर्म है? तो आप कहेंगे ट्रॉपिकल पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीसीज डाइवर्सिटी। जहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर है वहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए ट्रॉपिकल रीजन पे स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोलर रीजन। पोलर एरिया सबसे ठंडे होते हैं और यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे कम होती है, बिकॉज यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर होता है। तो ये सब इकोलॉजी से लिंक है, जब हम इकोलॉजी आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। जीरोफाइटिक कैरेक्टर क्या है? थिक, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट, थिक क्यूटिकल होता है यहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे इसकी एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस के चारों तरफ थिक क्यूटिकल होता है ताकि वाटर लॉस कम हो सके, है ना, थिक। संकन स्टोमेटा, आपको यहाँ पे संकन स्टोमेटा, ताकि वाटर लॉस कम हो सके। इसके अलावा जीरोफाइटिक कैरेक्टर और क्या है इसका? तो हम कह दें कि वैक्सी कोट पाए जाते हैं, वैक्सी कोट भी पाए जाते हैं एपिडर्मिस के आसपास। और इसके अलावा जाइलम वेल डेवलप, देखेंगे आप जितने भी जीरोफाइट्स देखेंगे उसमें जाइलम वेल डेवलप होते हैं, जाइलम वेल डेवलप्ड होते हैं। और हम कह सकते हैं लीव्स जो होती है डिफरेंशिएटेड होती है, डिफरेंशिएटेड इनटू, जो हम कहते हैं पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब आप कह सकते हैं कि जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स है।
इनके क्या है, जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स है। इतनी बात सबको क्लियर है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ देखने मिल सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि मोस्टली जीरोफाइटिक होते हैं, पेरेनियल्स हैं, मोस्टली पेरेनियल्स हैं, कुछ श्रब हो सकते हैं, कुछ हर्ब हो सकते हैं और कुछ लाइनास भी हो सकते हैं। लाइनास को हम लोग वुडी क्लाइंबर कहते हैं। इज इट क्लियर? आगे चलें, फिर आगे चलते देखिए नेक्स्ट। अब देखिए कुछ अगर हम बात करें सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और सबसे मैसिव अगर पूछ लिया जाए, मैसिव जिम्नोस्पर्म, मतलब जिसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा हो। तो देखिए टॉलेस्ट कह सकते हैं इसको, टॉलेस्ट, ठीक। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म में आ जाता है आपका ये ज़ैमिया पिग्मिया, ये लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अगर हम लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करें तो आपने नाम सुना होगा सिकोया, रेडवुड ट्री, याद आ रहा है ना, सेम्परविरेंस। इनकी चौड़ाई, इनकी जो हम हाइट कह सकते हैं 366 फीट के आसपास होती है। समटाइम्स इसी की एक और स्पीसीज है सिकोया गिगेंसियम, ये लगभग 342 फीट के आसपास होता है। और अगर हम सबसे गर्थ में सबसे चौड़ा अगर बताएं तो एक इसमें है टेक्सोडियम मैक्सिकैनम, लगभग 17 से 20 मीटर गर्थ है, 17 से 20 मीटर गर्थ है। और कहीं कहीं और आपको बता दें कि कहीं कहीं इसके अंदर से इसकी स्टेम को कट करके वहां से, मतलब हम कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड वो बनाया गया जहां से गाड़ियां पास होती हैं, लाइक ट्रक वगैरह पास हो सकती हैं, इतनी गर्थ होती है इसकी, ठीक है। टेक्सोडियम से याद रख सकते हैं टैक्सी पास होना, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बाकी सिकोया सेम्परविरेंस को कहते हैं कोस्ट और कैलिफोर्निया रेडवुड ट्री, कोस्ट रेडवुड ट्री या कैलिफोर्नियन रेडवुड ट्री कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, यहां तक क्लियर है ना। तो स्मॉलेस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया और मैसिव हो गया। अब आगे चलते अब हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखेंगे। तो चलिए देखिए, इसमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बात करते हैं हम। यहाँ पे हमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, यहीं पे देख लें। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हमें इसका रूट, इसका स्टेम और इसका लीफ देखना है। रूट के बारे में, स्टेम के बारे में और लीफ के बारे में। तो देख लें एक बार इसका रूट कैसा है। तो देखिए इसका जो रूट है ना, सबसे पहली चीज टैप रूट सिस्टम, वेरी IMP, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम का मतलब होता है कि जब भी कभी, ध्यान दीजिएगा, टैप रूट सिस्टम जब भी कभी रूट रेडिकल से एराइज हो, किसे, रेडिकल से एराइज हो, रूट जब भी कभी रेडिकल से एराइज हो और उसकी जो प्राइमरी रूट है वो सॉइल में काफी नीचे तक जाए और वो परमानेंट हो, और ये प्राइमरी रूट हो गई, ये प्राइमरी रूट हो गई, एंड दैट विल गिव राइज टू सेकेंडरी रूट एंड दैट विल गिव राइज टू टर्सरी रूट, ठीक है। तो मतलब प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस
प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, जिसको हम लैटरल रूट भी कह देते हैं, कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम। तो मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म में टैप रूट सिस्टम देखने को मिलते हैं, लेकिन आपने टेरिडोफाइटा में देखा था जो परमानेंट रूट थी वो एडवेंटिशियस थी, लेकिन यहाँ पे परमानेंट रूट जो है ना वो प्राइमरी रूट है, या हम कह सकते हैं सॉरी जो ट्रू रूट है, ठीक है। और ट्रू रूट में आपको देखने को मिलेगा कि जो हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल रूट जो है टैप रूट सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे भी जिम्नोस्पर्म हैं जैसे थूजा नाम सुना आपने, पढ़ाएंगे आगे हम आपको तो बताएंगे उसके बारे में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। थूजा एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जब इसकी स्टेम कटिंग कर दी जाती है तो उससे भी रूट निकलने लग जाता है। तो अगर कहीं स्टेम कटिंग से रूट निकला तो एडवेंटिशियस कहते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं। रूट को हम और आगे अगर एलेबरेट करें तो आपको बता दें कि रूट में आगे हम बता दें आपको कि कहीं कहीं हमें स्पेशल टाइप के रूट भी देखने को मिलते हैं, रूट मॉडिफिकेशंस जिसको कहते हैं। तो हम इसको लिख दे रहे हैं कि मॉडिफिकेशंस लिख दे रहे हैं। इसी टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशंस हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो मॉडिफिकेशंस में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें कोरलाइड रूट देखने को मिलता है, कोरलाइड रूट देखने को मिलता है, ठीक। कहाँ अभी बताएंगे। और हमें जो है ना माइकोराइजा देखने को मिलता है, एक सिस्टम है जिसको हम माइकोराइजा कहते हैं। हमें न्यूमेटोफोर्स भी देखने को मिलता है, न्यूमेटोफोर्स भी देखने को मिलता है। और हमें इस टैप रूट सिस्टम का तो नहीं, लेकिन हमें एक और टाइप का रूट सिस्टम देखने को मिलता है जिसको हम एडवेंटिशियस कहते हैं। तो एडवेंटिशियस एक्सेप्शन हम यहां पे लिख दे रहे हैं, एक्सेप्शन थूजा है इसका, जिसमें आपको एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलता है। तो 3 तरीके का रूट देख लिया हमने, क्या क्या कोरलाइड रूट, ये किसका फीचर है अभी बताते हैं आपको, ये साइकस में पाया जाता है। किसमें, ये साइकस में। और एक्चुअली कोरलाइड रूट क्या होता है, जब भी कभी कोई रूट, देखिए ये रूट कैसी होती है, एपोजियोट्रॉपिक। एक दिन हमने आपसे पूछा था कि ऐसा रूट बताओ जो कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो, तो बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था न्यूमेटोफोर्स, दैट इज वेरी करेक्ट आंसर। बट साइकस की कोरलाइड रूट भी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, मतलब ये एपोजियोट्रॉपिक है। कैसे है, एपोजियोट्रॉपिक। एपो का मतलब जानते हैं, एपो का मतलब अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, अवे फ्रॉम द ग्राउंड, उसको हम एपोजियोट्रॉपिक कहते हैं। और ये कैसी होती है, रूट कुछ ऐसी होती है, देखिए रूट बना के बताए, देखिए जरा ध्यान से, ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है, ऐसे ऊपर की तरह होती है, ऊपर की तरफ होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है, हाईली कॉइल्ड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है। और इसके कॉर्टेक्स में ना, इस रूट के कॉर्टेक्स में, साइकस के रूट के कॉर्टेक्स में नॉस्टॉक और एनाविना का सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी होता है। एपोजियोट्रॉपिक है ये, ठीक है, आगे पढ़ाएंगे जब साइकस पढ़ाएंगे तब। एपोजियोट्रॉपिक है, इसके अलावा डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, एबव द ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर आ जाती है, ठीक है। और इसमें नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी, याद करिए जब हमने आपको नॉस्टॉक पढ़ा रहे थे तो नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी एंड एनाबिना साइकेडी, ठीक, ये दोनों का सिम्बायोटिक, तो कह देते हैं नॉस्टॉक और एनाबिना का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो एक कोरलाइड रूट देखने को मिला। अच्छा माइकोराइजा क्या है भाई, वेरी गुड, आपने कहा फंजाई की हाइफी और हायर प्लांट के रूट के बीच एक म्यूचुअलिज्म है, ये है ना। हमने कहा था व्हाट इज द माइकोराइजा, माइकोराइजा इज द म्यूचुअल या ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म बिटवीन, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट
फंजाई, एंड फंगल हाइफी कह लीजिए या फंजाई कह लीजिए। माइकोराइजा भी दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, और एक होता है एंडोमाइकोराइजा। यहां पे दोनों तरीके के माइकोराइजा देखने मिलते हैं हमें। एक्टो और एंडो का मतलब बताते हैं आपको, ठीक है। ये पाया जाता है पाइनस में, पाइनस में इंपॉर्टेंट है माइकोराइजा, पाइनस में की रूट्स में, मतलब पाइनस के रूट के साथ फंजाई का एसोसिएशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंडोमाइकोराइजा भी हमें देखने मिलता है। एंडोमाइकोराइजा हमें कहाँ देखने मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है टैक्सोडियम में। टैक्सोडियम कौन सी स्पीसीज थी? डिस्क्राइस्टम, क्या नाम था इसका? थोड़ा सा हमें इसका स्पीसीज भूल रहा है, सी से CH से था। अगर हमें अभी याद हो जाता है ना तो हम बताते हैं, अचानक से दिमाग से स्किप हो गया है, ठीक है। डिस्चिस्ट्रियम था कुछ ऐसे, डाइचिस्ट्रियम था, डाइचिस्ट्रियम था, देख लेते एक बार, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, आगे समझ में आता है तो कहीं से भी तो हम बताते हैं इसको, डाइचिस्ट्रियम। अब इसके बाद देखिए माइकोराइजा के बाद थर्ड जो एसोसिएशन है, इनमें कहीं कहीं हमें नहीं, एक सेकेंड, क्या बता रहे हैं हम? कोरलाइड रूट ऑफ साइकस माइकोराइजा, कोरलाइड रूट ऑफ साइकस एपोजियोट्रॉपिक है, ये तो सही है। और उसके बाद जो माइकोराइजा है इसमें एंडो एक्टो दोनों होता है, लेकिन न्यूमेटोफोर्स, एक मिनट, न्यूमेटोफोर्स का मतलब हमने ये भी बताया था आपको, ये रेस्पिरेटरी रूट है। रेस्पिरेटरी रूट, और ये भी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। वन मिनट एक्चुअली इसका ये जो है ना टैक्सोडियम डिस्चिस्ट्रियम, एक मिनट, सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए, बस एक मिनट, ये है ना, ये यहाँ पे होगा, इसमें न्यूमेटोफोर्स पाया जाता है। इनमें जो रूट होती है, ये इसका एग्जाम्पल ये है टैक्सोडियम डिस्चिस्ट्रियम, इसमें न्यूमेटोफोर पाया जाता है। और अभी याद आ गया, ये जो है ना इसका एग्जाम्पल है एरोकेसी, एरोकेसिया इसमें आते हैं, ठीक है। एरोकेसी के मेंबर एंडोमाइकोराइजा शो करते हैं, ठीक है, एंडोमाइकोराइजा यहाँ पे पाया जाता है। अभी देखिए एक बार फिर से देखिए, सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे आप। यहाँ पे देखिए रूट्स टैप रूट सिस्टम है, लेकिन एक्सेप्शन इसका थूजा है एडवेंटिशियस रूट। और हमने आपको बताया कि इनमें जो साइकस है उसमें कोरोलाइड रूट, इसके अलावा जो माइकोराइजा है पाइनस और एरोकेसी में पाया जाता है। न्यूमेटोफोर्स भी बताया था हमने आपको कभी कि न्यूमेटोफोर्स का मतलब होता है कि ऐसे रूट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो थोड़े दलदली एरिया में पाए जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रेस्पिरेशन, रूट अगर अंदर होगा तो वो जो है ना वहाँ पे हम कह सकते हैं सफोकेशन होगा। तो इसके लिए गैसेस एक्सचेंज के लिए उनके रूट्स, जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट है और प्लांट के जो रूट्स हैं, रूट्स ऐसे बाहर निकल आते हैं, ठीक है ना, ऐसे बाहर निकल आते हैं, जिनके टिप पे कुछ पोर्स होते हैं जिसको न्यूमेटोड्स कहते हैं। इनके टिप पे कुछ पोर होते हैं जिनको क्या कहते हैं, न्यूमेटोड्स कहते हैं। और न्यूमेटोड्स कह लीजिए या फिर लेंटिसल्स कह लीजिए, जो कि रेस्पिरेशन करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो न्यूमेटोफोर्स जो है ना उसको हम रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं। जनरली ये मैनग्रोव प्लांट्स का फीचर होता है, लेकिन कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म है जैसे टैक्सोडियम डिस्चिस्ट्रियम हो गया, इनमें न्यूमेटोफोर्स पाई जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक बार इसको देखिए, कोरलाइड रूट, माइकोराइजा और न्यूमेटोफोर्स। इज इट क्लियर? हम आपको थोड़ा सा एक्टो और एंडो माइकोराइजा में अंतर बताना चाहते हैं, 2-3 अंतर बस हम आपको बताएंगे, बाकी हम लोग इसको देख लेंगे बाद में। देखिए
माइकोराइजा क्या होता है ये तो हमने आपको बता दिया है। माइकोराइजा का मतलब होता है हायर प्लांट्स के रूट और फंजाई के हाइफी के बीच एसोसिएशन। ठीक है, हायर प्लांट और फंजाई क्या करता है ये भी आपको बता दे कि ये जो कोरलाइड रूट होती हैं, कोरलाइड रूट ऑफ जो साइकस होती हैं, इनमें रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं, रूट कैप्स एब्सेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। रूट कैप पढ़ाएंगे हम आपको कि वो प्लांट्स में रूट के एकदम उस पे हम कह सकते हैं रूट कैप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? रूट कैप। मल्टीपल रूट कैप्स भी कुछ प्लांट्स में होते हैं। पेंडेनस, ठीक है, हम उसको आगे बताएंगे आपको। ठीक, स्क्रू पाइन जिसको कहते हैं, उसमें मल्टीपल रूट कैप होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। पेंडेनस, स्क्रू पाइन ऐसा प्लांट है जिसमें मल्टीपल रूट कैप पाया जाता है। ठीक है, नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, एनाटॉमी में आएगा। अब इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी है ना, कोरलाइड रूट, माइकोराइजा, न्यूमेटोफोर्स। तो ये तो रूट के बारे में हमने आपको बताया, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजीज की है। अब हम आगे चलेंगे किसके बारे में? स्टेम के बारे में देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम रूट के बारे में आपको मतलब ये थोड़ा सा बताना चाहते हैं। एक्टोमाइकोराइजा का मतलब क्या है? एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा में क्या फर्क है? तो आपको बता दें कि जब भी कभी जो फंजाई की जो हाइफी है, सपोज करिए कि ये रूट है, ठीक, ये रूट का एपिडर्मिस है, ये इसके रूट हेयर है। जब भी कभी फंजाई का, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस के बाद ये कॉर्टेक्स। अगर फंजाई का या फंगल हाइफी का जो एसोसिएशन है वो कॉर्टेक्स मतलब अंदर तक ना हो, कॉर्टेक्स में ना हो, ये बाहरी सरफेस से ही लगे हो इसके हाइफी, फंजाई के हाइफी डज नॉट पेनिट्रेट इनटू कॉर्टेक्स, ये बाहर लगे हों, क्योंकि हाइफी का काम क्या है? हाइफी का काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। तो इस तरीके के माइकोराइजा को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टोमाइकोराइजा। और ये बाहर ही कुछ नेट जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जाल जैसा, तो इनको हम लोग हर्टिक नेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्टिक नेट। समटाइम्स ये टर्म पूछ दिया कि हर्टिक नेट किससे एसोसिएटेड है, इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। और उसके बाद एंडोमाइकोराइजा का मतलब अगर वो कॉर्टेक्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, फंगल हाइफी इनर कॉर्टेक्स को पेनिट्रेट कर देते हैं, रूट के कॉर्टेक्स में आ जाते हैं, और कॉर्टेक्स में आने के बाद वो कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं या कुछ वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना, डिफरेंशिएट होके। तो इस तरीके के माइकोराइजा को हम एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडो, क्योंकि ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया और कुछ वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाया, इसीलिए इस तरीके के माइकोराइजा को वीएम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीएम भी कहते हैं। वीएम का मतलब, या फिर वैम भी कहते हैं, वीएम कहते हैं या फिर वैम कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसको, हाँ, वीएम का मतलब या वैम ही बता देते हैं। अर्बेस्क्युलर माइकोराइजा, अर्बेस्क्युलर माइकोराइजा। वेसिकुलर मतलब वेसिकल लाइक, अर्बेस्क्युलर मतलब ट्री लाइक माइकोराइजा। तो इसको एएम भी कहते हैं, अर्बेस्क्युलर माइकोराइजा, सॉरी, एएम भी कह देते हैं या वैम भी कह देते हैं। ठीक, समझ आ रहा है ये बात? तो एंडोमाइकोराइजा, वेरी आईएमपी, नोट कर लीजिएगा। एंडोमाइकोराइजा, हर्टिक नेट समझ आ गया, वैम समझ आ गया। एंडोमाइकोराइजा वाली कैटेगरी से बिलोंग करने वाला जो फंजाई है, जो फंजाई, क्योंकि ये हायर प्लांट और फंजाई के बीच एसोसिएशन होता है, इनमें जो फंजाई होते हैं, इनमें जो इसमें जो फंजाई होते हैं और इसमें जो फंजाई होते हैं, हमने आपको ये शायद कब पढ़ाया था? जब हम फंजाई का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उस टाइम हमने शायद आपको बताया था। इसके जो फंजाई होते हैं वो ग्लोमस के बारे में बताया था हमने आपको। ग्लोमस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंजाई, ग्लोमेरुलोमाइकोटा का होता है। और भी हमने आपको बताया था, याद करिए। आप कमेंट में बताएंगे हमें एस्कोमाइसिटीज की, जाइगोमाइसिटीज की, बेसिडियोमाइसिटीज। ये क्वेश्चन हमने कराया आपको कि जो एंडो है
वो उसकी जो फंजाई होते हैं वो बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं कि जाइगोमाइसिटीज से, और जो एक्टोमाइकोराइजा हैं उसके जो फंजाई हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, प्लीज आपको बताना है और वेट करेंगे हम, ठीक है ना। तो माइकोराइजा के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, हमने माइकोराइजा के बारे में ऑलरेडी आपको बता रखा है, आप इसको ध्यान दीजिए। तो एक बार इनको नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ते आगे चलते। आगे चले, अब हम लोग देख लें स्टेम के बारे में, मार्फोलॉजी कैसी होती है, स्टेम कैसा होता है। तो स्टेम से कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको हम बता देते हैं आपको भी। पहले तो देखिए मोस्ट ऑफ द स्टेम, आप चाहे जिसका स्टेम देखिए, मोस्टली जो है ना ये एरियल इरेक्ट होते हैं, मोस्टली एरियल इरेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, एरियल इरेक्ट होते हैं। ये मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म के जो क्या कह सकते हैं स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं, एरियल इरेक्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म के स्टेम कैसे होते हैं, एरियल इरेक्ट होते हैं। लेकिन कुछ जो है ना ट्यूबरस अंडरग्राउंड भी होते हैं, ट्यूबरस अंडरग्राउंड, ट्यूबरस अंडरग्राउंड मतलब किसका स्टेम है भाई, ये तो स्पेशल होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी आईएमपी, ज़ैमिया पिग्मिया, ज़ैमिया पिग्मिया, ठीक है। ज़ैमिया पिग्मिया का ट्यूबरस अंडरग्राउंड होता है। और कुछ की बात करें तो लाइनाज भी होते हैं, लाइनाज या वुडी क्लाइंबर, वुडी क्लाइंबर्स की बात करें तो इसके बारे में भी बताया था, नीटम उला, नीटम उला, नीटम उला ULA, ठीक। फिर देखिए स्टेम को हम दूसरे तरीके से फिर क्लासिफाई कर दे रहे हैं। स्टेम कैसा हो सकता है, अनब्रांच्ड, देखिए सब क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। और स्टेम कैसा होता है, ब्रांच्ड भी होता है। मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म के स्टेम ब्रांच्ड होते हैं। अनब्रांच्ड किसका होता है, साइकस का होता है। इंपॉर्टेंट है, साइकस का स्टेम अनब्रांच्ड है। लेकिन कभी इन केस ऑफ यू कैन से स्ट्रेस कंडीशन, कभी वाउंड हो गया, इंजरी हो गई तो ब्रांचिंग हो सकता है। बात को समझिए, यूजुअली साइकस का जो स्टेम है वो अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच, देयर इज नो ब्रांचिंग। ब्रांच स्टेम कहां देखने को मिलते हैं, पाइनस में, ठीक है, गिंको में, गिंको में और इफेड्रा में, ठीक है, और नीटम में, मतलब ये सब ब्रांचिंग शो करते हैं। तो स्टेम ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। एरियल इरेक्ट है, अंडरग्राउंड ट्यूबरस भी कहीं देखने को मिलता है, लाइनास भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इतना नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं। अभी बहुत सारी चीजें स्टेम के बारे में बतानी है। स्टेम में बहुत सारे ब्रांचेस, कैसे कैसे क्या क्या होते हैं, यहाँ पे कितने तरीके के शूट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम में लगभग फॉर एग्जाम्पल किसके स्टेम की बात करने वाले हैं हम लोग बात करने वाले हैं पाइनस, पाइनस और गिंको के स्टेम, पाइनस और गिंको में। वेरी वेरी आईएमपी लिखिए, आईएमपी लिखिए इसको तुरंत से, ये आईएमपी है, ठीक है ना। इसमें दो तरीके की ब्रांचेस देखने को मिलती है, दो तरीके की ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। एक होता है लॉन्ग शूट, ठीक, लॉन्ग शूट, और दूसरा होता है डॉर्फ शूट। पढ़ाएंगे पाइनस तो दिख जाएगा आपको, पहले आप बस ऐसे ही लिखिए लॉन्ग शूट और डॉर्फ शूट। लॉन्ग शूट किसमें बताया हमने आपको, पाइनस में और गिंको में। जो लॉन्ग शूट होता है, लॉन्ग शूट पे क्या होता है आपको बता दें कि यहाँ पे इस टाइप की शूट पे लीव्स जो होती हैं, इसकी जो लीव्स हैं वो स्केली लीव्स होती हैं। तो हम कहते हैं कि इनकी जो लीव्स होती हैं, या हम ऐसे कहते हैं लॉन्ग शूट कंटेन्स, या बियर्स लिखेंगे यहाँ पे, कंटेन्स ना लिख के बियर्स लिखेंगे, बियर्स स्केली लीफ। कैसी लीव्स, स्केली लीव्स, स्केली लीव्स ब्राउन इन कलर, ब्राउन इन कलर, ठीक है,
नॉन फोटोसिंथेटिक, ये कैसा है? नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। स्केली लीव्स ब्राउन कलर के होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो डॉर्फ शूट होते हैं, पहले तो ये लिख लीजिए डॉर्फ शूट कहाँ से अराइज होते हैं, तो अराइज फ्रॉम एक्सिल ऑफ स्केली लीव्स ऑफ लॉन्ग शूट। लॉन्ग शूट के जो इसके अभी हम बनाएंगे डायग्राम तो आपको पता चल जाएगा, वहां से अराइज होते हैं। ये ग्रीन होते हैं, ठीक है, ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज फोलिएज लीफ। क्या कहते हैं? फोलिएज लीव्स कहते हैं। इनको हम फोलिएज लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोलिएज लीव्स कहते हैं। अब देखिए जरा, हम अगर पाइनस की बात करें तो मान लीजिए पाइनस का ये लॉन्ग शूट है, ठीक है, ये शूट है। शूट पे आपको ये इस तरीके से स्केली लीव्स देखने को मिलेंगे। ये इसका स्टेम है, फिर आपको ये स्केली लीव्स देखने को मिलेगा। इसका स्टेम है, स्केली लीव्स देखने को मिलता है, ठीक है। जस्ट फॉर यू कैन से फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई एम ड्राइंग वेरी सिंपल डायग्राम, आपको बस समझाने के लिए। ये स्केली लीफ, ये लॉन्ग शूट है। ये कौन सा शूट है? लॉन्ग शूट। अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। और स्केली लीफ के एक्सिल से यहाँ पे डॉर्फ शूट अराइज होता है। डॉर्फ शूट अराइज होता है और डॉर्फ शूट पे फोलिएज लीफ पाए जाते हैं। कैसे? फोलिएज लीफ पाए जाते हैं। इनके जो नहीं हमने क्या लिखा? डॉर्फ शूट, एक मिनट, बियर्स ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीव्स कॉल्ड एज फोलिएज लीव्स। और अगर हम पाइनस के केस में देखें तो पाइनस के केस में निडल लीफ पाई जाती है। निडल लीफ मतलब इसकी पत्ती कैसी होती है? निडल जैसी होती है। पत्ती एकदम कैसी होती है? निडल जैसी होती है, वो भी फोलिएज लीफ है। तो यहां से देखिए ये फोलिएज लीफ होती है। तो क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये लॉन्ग शूट है। ये क्या है भाई? ये लॉन्ग शूट है। और लॉन्ग शूट ने क्या बियर कर रखा है? स्केली लीफ। क्या? कौन सा लीफ? स्केली लीफ। और स्केली लीफ के एक्सिल से क्या अराइज हुआ है? डॉर्फ शूट। डॉर्फ शूट ने क्या बियर कर रखा है? फोलिएज लीफ। कैसा? फोलिएज लीफ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इस पूरे के पूरे सिस्टम को जिसमें दो ब्रांच हैं स्टेम में, लॉन्ग और डॉर्फ और स्केली लीफ और फोलिएज लीफ, all these system together consist या term as spur। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं स्पर कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, शूट सिस्टम, इसको हम क्या कहते हैं? स्पर कहते हैं। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा, पाइनस एग्जाम्पल में रहेगा, आपको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक, इतनी बात समझ आ गई? क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलें। अब आगे देखिए, हमें ये तो स्टेम की कहानी खत्म। स्टेम की कहानी के बाद हम लीफ की मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। इनमें लीव्स कैसे होते हैं? तो देखिए लीव्स दो तरीके के हो सकते हैं। लीव्स कैन बी ऑफ टू टाइप, मोनोमॉर्फिक मतलब एक ही तरीके की लीफ, या डाइमॉर्फिक। अभी देखा डाइमॉर्फिक किसमें था? डाइमॉर्फिक मतलब टू टाइप्स ऑफ लीव्स। मोनोमॉर्फिक का मतलब ओनली वन टाइप ऑफ लीफ। इसके पहले टेरिडोफाइटा में हम लोग माइक्रोफिलस या होमोफिलस, आइसोफिलस, एनाइसोफिलस ऐसे पढ़ते थे, है ना? तो यहाँ पे हम मोनोमॉर्फिक और डाइमॉर्फिक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। डाइमॉर्फिक में दो तरीके की लीफ देखने मिली थी अभी हमें, एक स्केल लीफ है ना, या स्केल लीफ कह लीजिए, और दूसरा क्या कह लीजिए? फोलिएज लीफ कह लीजिए।
है ना, फोलिएज लीफ। ये कहाँ देखने मिला था हमें, पाइनस में, गिंको में, है ना, ठीक है, के गिंको। ठीक, फिर देखिए, फिर लीफ की साइज के बेसिस पे फिर हम कहते हैं कि लीफ दो तरीके की होती है, माइक्रोफिलस स्मॉल लीफ, ठीक है ना, माइक्रोफिलस, मेगाफिलस, है ना, मेगाफिलस, तो मैक्रोफिलस, मेगाफिलस ही होता है, मेगाफिलस। माइक्रोफिलस का मतलब स्मॉल लीफ। स्मॉल लीफ हमें देखने को कहाँ मिलता है, ये हमें पाइनस में देखने को मिलता है, पाइनस में, ठीक। और लार्ज लीफ हमें कहाँ देखने को मिलता है, साइकस में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, साइकस में। उसके बाद अगर हम बात करें जो फोलिएज लीफ है, फोलिएज लीफ, फोलिएज लीव्स, ये दो तरीके के हो सकते हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं। लीफ सिंपल भी हो सकती है, सिंपल लीव्स भी हो सकते हैं, और कंपाउंड लीव्स भी हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये सब समझ कहाँ आ रहा है कि आप पढ़ाते चले जा रहे हो। हाँ बिल्कुल, हमें पता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आएगा, सब समझ आएगा। अभी तक तो कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो नहीं आ रहा है। सिंपल लीफ तो कितनी न जाने कितनी बार हमने बात बताई आपको। सिंपल लीफ का मतलब होता है कि जब लीफ लेमिना एंटायर हो, कहीं से कटा फटा ना हो, तो इसको हम सिंपल लीफ कहते हैं, है ना। लीफ लेमिना एंटायर हो, कहीं से कटा फटा ना हो, तो इसको हम सिंपल लीफ कहते हैं। जब कभी लीफ लेमिना कटी हो, और कटाव जो उसका है कभी ऐसे है, देखिए यहां से ऐसे कटी हो, मूली देखा है आपने, बताते हैं अभी आपको, अरे ऐसे कटा हुआ है, ठीक है। सिंपल दोनों में, ये दोनों आएगा, ध्यान समझिए। सिंपल लीफ की डेफिनेशन यही है कि अगर लीफ लेमिना एंटायर हो, पहला केस, या फिर इंसाइज्ड हो, दूसरा केस, बट इंसीजन डज नॉट टच द मिडरिब। इंसीजन जो कटा फटा है लेमिना इसका, दैट विल नॉट टच द मिडरिब, ये भी सिंपल लीफ के ही केस में आएगा। कंपाउंड लीफ का मतलब, कंपाउंड का मतलब मेनी हो जाता है। कंपाउंड लीफ का मतलब यही इंसीजन, ये जो कटा फटा है, ये ऐसे टच हो जाए, मिड रिब को टच हो जाए, तो ऐसे ऐसे मिड रिब को टच हो जाएगा अगर ये, तो मिड रिब को अगर इसने टच कर दिया तो देयर विल फॉर्म, यू कैन से कि मल्टीपल लीफलेट्स बन जाएंगे, लीफलेट्स बन जाएंगे ना। नीम देख लीजिए, नीम, नीम पिन्नेटली कंपाउंड है, पिन्नेटली, नीम में क्या हुआ है कि एक ही पत्ती, जब लीफ लेमिना जो है ना वो मिड रिब को टच करके सो मेनी फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होगी, सो मेनी लीफलेट्स में कन्वर्ट होगी, तो ऐसे लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। आई विल डिस्कस इट इन टॉपिक ऑफ मार्फोलॉजी, प्लांट मार्फोलॉजी में जब हम लीफ का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे, पिनेटली, पामेटली, ऐसा। समझ आ रहा है, इतनी बातें समझ आ रही है। तो पिनेटली कंपाउंड में क्या होता है कि बीच में एक आपको लीफ, ये जो है ना मिडरिब है, क्योंकि सारे के सारे जो ये है ना इंसीजन्स हैं, ये दे विल टच द मिडरिब एंड फॉर्म सो मेनी लीफलेट्स, लीफलेट्स बन जाएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, लीफलेट्स बन जाएंगे। और उस वक्त मिडरिब को अब हम मिडरिब नहीं कह के रेकिस कहने लग जाते हैं। क्या कहने लग जाते हैं, रेकिस कहने लग जाते हैं। तो इस तरीके की लीफ को हम, जहां पे रेकिस प्रेजेंट है, ये तो पेटियोल था ही, पेटियोल, इसके बाहर पेटियोल है और ये अंदर रेकिस हो गया, जहां पे रेकिस हो उसको हम पिनेटली कंपाउंड कहते हैं। लेकिन अगर कभी ये पेटियोल है, पेटियोल के एक ही पॉइंट से बहुत सारे लीफलेट्स ऐसे 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 सो मेनी लीफलेट्स आर अटैच्ड टू अ कॉमन पॉइंट ऑफ पेटियोल, दिस इज कॉल्ड एज पामेटली कंपाउंड। पाम, हथेली, हथेली, पामेटली कंपाउंड। सो पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड में डिफरेंस यही है, ठीक। और सिंपल लीफ का डेफिनेशन, व्हेन लीफ लेमिना इज एंटायर और यू कैन से लीफ लेमिना इज इंसाइज्ड बट द इंसीजन डू नॉट टच द मिडरिब, इंसीजन पूरी तरह से मिडरिब को टच ना कर रहा हो, इन बोथ केसेस दीज लीव्स आर यू कैन से सिंपल लीव्स। बट व्हेन लीफ यू कैन से इंसीजन टच द मिडरिब, है ना, देन सो मेनी लीफलेट्स विल फॉर्म, तो ये क्या है, दैट इज द पिनेटली कंपाउंड। एंड व्हेन lots of leaflets are arise from the common point of the petiole, common point of the petiole, you can say there is no concept of rachis, you can say, तो इसको हम पामेटली कंपाउंड कहते हैं। तो आई विल डिस्कस इट लेटर, ओके। चलिए देखिए, तो हम कहते हैं कि सिंपल लीफ हमें पाइनस के केस में देखने को मिलता है, पाइनस के केस में, कंपाउंड लीफ हमें साइकस के केस में, और बाई पिनेटली कंपाउंड, मतलब पिनेटली में भी बाई पिनेटली कंपाउंड। अब हम बाई पिनेटली क्या होता है ये हम बाद में बताएंगे आपको, बस इतना याद रखिएगा।
तो ये लीफ की कहानी है। लीफ मोनोमार्फिक हो सकता है, डाईमार्फिक हो सकता है, माइक्रोफिलस हो सकता है, मेगाफिलस हो सकता है, सिंपल लीफ हो सकता है, कंपाउंड लीफ हो सकता है। इतनी बातें हमने आपको बताई। आगे चले, इसको देख लीजिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग फिलोटैक्सी पढ़ेंगे। फिलोटैक्सी जानते हैं क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांचेस, स्टेम एंड ब्रांचेस। मतलब ये स्टेम है, इस पे लीफ का कैसे अरेंज होता है ना? मतलब नोड्स पे लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, इसको हम लोग फिलोटैक्सी कहते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांचेस, तो इसको हम क्या कहते हैं? फिलोटैक्सी। तीनों तरीके का फिलोटैक्सी देखने मिलता है यहाँ पे। एक स्पाइरल या अल्टरनेट, स्पाइरल या अल्टरनेट, दूसरा अपोजिट और अपोजिट डेकासेट, अपोजिट डेकासेट, और तीसरा वर्ल्ड फिलोटैक्सी, वर्ल्ड फिलोटैक्सी। ठीक है ना? अब देखिए, स्पाइरल का मतलब है, स्पाइरल का मतलब एक नोड से एक लीफ हो, दूसरे अल्टरनेट मैनर में, ऐसे ऐसे, ये हमें देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ साइकस। साइकस में हमें कौन सा फिलोटैक्सी देखने को मिलता है? स्पाइरल। और ये मोस्ट कॉमन टाइप का भी होता है, बहुत सारे ऐसे ही जिम्नोस्पर्म होते हैं। अपोजिट डेकासेट का मतलब हमने बताया था कि एक नोड से ऐसे लीफ इस साइड में और सेम दूसरे नोड पे इसका परपेंडिकुलर हो। एक बात बताया था हमने आपको, अपोजिट डेकासेट। एक नोड है ये, सपोज करिए, तो एक इधर और एक इधर, और उसके ऊपर वाले या उसके नीचे वाले नोड पे एक इधर एक इधर, है ना? तो मतलब इस तरीके के लीफ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मान लीजिए हम ऐसे बना दें तो एक ऐसे हो जाएगा, अपोजिट डेकासेट हो जाएगा। अपोजिट डेकासेट का एग्जांपल हमें नीटम में देखने को मिला। किसमें? नीटम में। ये सब थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। और वर्ल टाइप का फिलोटैक्सी मतलब एक ही पॉइंट से बहुत सारे लीव्स अराइज हो, एक ही पॉइंट से बहुत सारे लीव्स अराइज हो, तो उसको हम वर्ल टाइप का फिलोटैक्सी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है सेड्रस। इसका एग्जाम्पल क्या है? सेड्रस है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? तो तीनों तरीके का फिलोटैक्सी, स्पाइरल, अपोजिट और वर्ल्ड टाइप का फिलोटैक्सी यहां देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें वेनेशन की, यही हम लिख देते हैं। वेनेशन जानते हैं? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इनसाइड द लीफ। लीफ के अंदर वेन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लीफ है, इसके अंदर ये वेन्स और वेनलेट्स कैसे अरेंज होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। अब चलिए देखिए, जब हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, प्लीज लिसन केयरफुली, जब हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं तो एंजियोस्पर्म में हमें दो तरीके का वेनेशन देखने को मिलता है। जनरली डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन, जैसे आप आम की पत्ती ले लो, पीपल की पत्ती ले लो, तो आप रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब उसमें जाल लाइक वेनेशन होता है। रेटिकुलेट का मतलब जाल लाइक, ऐसे देखने को मिलेगा ना रेटिकुलेट। लेकिन मोनोकॉट मतलब एक गेहूं की पत्ती ले लो तो उसमें, या फिर इस तरह पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, ऐसे देखने को मिलता है पैरेलल। तो रेटिकुलेट वेनेशन इज द फीचर ऑफ डाइकॉट, पैरेलल वेनेशन इज द फीचर ऑफ मोनोकॉट। ये एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में भी ये रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, पैरेलल वेनेशन भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ हमें डाइकोटोमस
डाइकोटोमस वेनेशन देखने को मिलता है। मतलब इस तरीके से डाइकॉट, ऐसे डाइकॉट वेनेशन देखने को मिलता है। रेटिकुलेट वेनेशन कहाँ देखने मिलता है? तो ये देखने मिलता है हमें नीटम में, नीटम नाम या नीटम टम, ठीक है ना, रेटिकुलेट। और पैरेलल वेनेशन हमें वेल्विशिया में देखने को मिलता है, वेल्विशिया में, वेल्विशिया। और डाइकोटोमस वेनेशन हमें उसमें सॉरी क्या नाम बताया था हमने, गिंको में देखने को मिलता है। किसमें? गिंको में देखने को मिलता है, गिंको में देखने को मिलता है। डाइकॉट वेनेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है? गिंको में देखने को मिलता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए लीफ के बारे में, ठीक है, इतनी सारी। और हालांकि हम आपको बता दें कि मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म में वेन्स आर नॉट प्रॉपरली डेवलप। नोट करके लिखेंगे आप, नोट करके लिखेंगे भाई। इन मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म, इन मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स वेन सिस्टम नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड या absent। हेंस तो बताइए इनका खाना पीना कैसे होगा? अरे भाई अगर वेन्स नहीं है तो इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो उनके ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं वहां पे, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। वेरी वेरी IMP, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। क्या नाम दिया? लीफ में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहाँ पाया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है जिम्नोस्पर्म में। अगर वेनेशन एब्सेंट है तो उसके लिए यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाते हैं। और ये जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है ये जिम्नोस्पर्म का साइकस का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। साइकस में हम पढ़ाएंगे आगे आपको, ठीक? तो ये सब इतना नोट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे चलें। अब हम इंटरनल एनाटॉमी देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे एनाटॉमी में, हम फुटकर तरीके से पढ़ाएंगे। जैसे ध्यान से देखिए, अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो इनके वस्कुलर बंडल कैसे होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना, अभी ये जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, जनरल कैरेक्टर, जब हम साइकस और पाइनस पढ़ेंगे तो वहां पे उनमें हम देखेंगे कॉर्टेक्स में क्या होता है, कैसी चीजें होती है। तो एनाटॉमी में हम पहले कुछ फुटकर चीजें बताते हैं आपको। जैसे इनका हम कह दें वेस्कुलर बंडल कैसा है, वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल की बात करें तो इनमें 3 चीजें आ जाएंगी। मतलब वेस्कुलर बंडल में जाइलम तो आएगा ही आएगा, और फ्लोएम आएगा, और हमें यहाँ कैम्बियम भी देखने को मिलते हैं जाइलम फ्लोएम के बीच में। इनका वेस्कुलर बंडल कैसा होता है? ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप का मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अच्छा चलिए जाइलम की बात करें तो अब जरा ध्यान से देखिएगा। जाइलम में जाइलम ट्रैकीड्स होते हैं, ठीक। और क्या होता है? जाइलम पैरेन्काइमा होता है, और क्या होता है? जाइलम फाइबर भी हो जाते हैं, बट जाइलम वेसल्स अब्सेंट है एक्सेप्ट नीटल्स। नीटल्स, ठीक है ना, नीटल्स में क्या है? जाइलम वेसल्स प्रेजेंट है। नीटल्स, ऑर्डर नीटल्स, इसमें नीटम, इफेड्रा, वेल्विशिया आएंगे, इसमें जाइलम वेसल्स क्या है? प्रेजेंट है। कम टू द फ्लोएम। फ्लोएम में सीव ट्यूब सेल्स तो नहीं है, सीव सेल्स है। अब ये सब भी अगर हमें बताना पड़े आपको, क्योंकि हजारों बार बता रखा है,
कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट, लिख लीजिए भाई, सीव ट्यूब सेल एब्सेंट। कॉम्पेनियन सेल तो एब्सेंट है, उसकी जगह अल्ब्यूमिनस सेल है, अल्ब्यूमिनस सेल है। क्या एब्सेंट है? कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट है ना, एब्सेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अल्ब्यूमिनस सेल इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्ट्रासबर्गर सेल, स्ट्रासबर्गर सेल, इसकी डिस्कवरी करी थी स्ट्रासबर्गर ने। तो फ्लोएम की कहानी ये हो गई। मतलब बाकी फ्लोएम पैरेन्काइमा फाइबर भी है, बट हम कंडक्टिंग टिश्यू की बात कर दे रहे हैं। कैम्बियम प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होता है ना। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट चीज अगर एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। आगे चलें, चलिए देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके रूट, स्टेम और लीफ के बारे में। तो हम कह दें कि एनाटॉमी ऑफ, थोड़ा सा देख लें रूट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। रूट, देखिए इनका जो रूट है ना, रूट में जो वस्कुलर बंडल होता है, रेडियल वस्कुलर बंडल, अभी हम रेडियल के बारे में बताएंगे। एक्सार्क वस्कुलर बंडल, डाईआर्क टू पॉलीआर्क, डाईआर्क टू पॉलीआर्क कंडीशन यहां देखने मिलता है। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन कि रेडियल का मतलब क्या है? रेडियल का, और एक्सार्क का मतलब सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब हमने बता रखा है आपको कि मान लीजिए ये स्टील है, पेरिसाइकिल हो गया, और इसके अंदर जाइलम डिफरेंशिएशन टुवर्ड्स द सेंटर, जाइलम डिफरेंशिएशन टुवर्ड्स द सेंटर, और प्रोटोजाइलम आपको 1 2 3 4 ऐसे देखने को मिल रहा है। तो ये जितना देखने मिल रहा है उतना आपका डाईआर्क टू पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिल रहा है। 2 डाईआर्क, 3 ट्राईआर्क, 4 पॉलीआर्क, ठीक है ना, मतलब टेट्रार्क। तो डाईआर्क टू पॉलीआर्क। एक्सार्क का मतलब डिफरेंशिएशन टुवर्ड्स द सेंटर, दैट मींस प्रोटोजाइलम एट द पेरीफेरी, प्रोटोजाइलम एट पेरीफेरी कितनी बार बता रखा है हमने आपको, एंड मेटाजाइलम इन द सेंटर, मेटाजाइलम इन सेंटर। स्टेम और हाँ, रेडियल वस्कुलर बंडल का मतलब, रेडियल का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम एंड अल्टरनेट, दिस इज द जाइलम, दिस इज द फ्लोएम, दिस इज द जाइलम, दिस इज द फ्लोएम, दिस इज द जाइलम, दिस इज द फ्लोएम। मतलब जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट ऑन द सेम रेडियस, डिफरेंट रेडियस पे होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, डिफरेंट रेडियस पे होते हैं। तो इस तरीके के वस्कुलर बंडल अरेंजमेंट को रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं, और ये रूट का फीचर होता है। ठीक, चलिए स्टेम की बात कर लें, स्टेम की बात कर लेते हैं। स्टेम की कंडीशन में क्या होता है, इसका जो वस्कुलर बंडल है, कंजॉइंट कोलैटरल लेटरल ओपन टाइप एंडार्क कंडीशन, एंडार्क मतलब सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। कंजॉइंट कोलैटरल का मतलब, अब देखिए मान लीजिए कि ये, ठीक है ना, तो यहां पे आपको बता दें कि जाइलम फ्लोएम एक ही सेम रेडियस पे हो, जुड़े हो, फ्लोएम बाहर की तरफ हो और जाइलम अंदर की तरफ हो, ठीक है, फ्लोएम बाहर की तरफ हो, जाइलम अंदर की तरफ हो, तो इस तरीके के, इसको हम क्या कहते हैं, कंजॉइंट। कोलैटरल का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम एट द सेम रेडियस, जाइलम फ्लोएम एट द सेम रेडियस, जाइलम फ्लोएम ज्वाइंटेड। ओपन टाइप का मतलब बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ये क्या है, कैम्बियम है ना। और ये जो जाइलम है, जाइलम में भी प्रोटोजाइलम इन द सेंटर एंड मेटाजाइलम एट द पेरीफेरी, जो हमने ऐसे बनाया है, तो ये तो फ्लोएम हो गया, इस जाइलम में प्रोटोजाइलम एट द सेंटर एंड मेटाजाइलम एट द पेरीफेरी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिफरेंशिएशन अवे फ्रॉम द सेंटर, डिफरेंशिएशन अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं।
क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। तो ये इनका अरेंजमेंट हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और एक चीज हमने यहाँ पे बताया था आपको चलिए आगे चलते हैं, अभी आगे बताते हैं इसके बारे में। इतना नोट करिए, सब के सब क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा, सब के सब क्वेश्चन है और सब। और यहाँ पे रिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे हमने बताया था डाईआर्क पॉलीआर्क, यहाँ पे रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल होता है। रिंग अरेंजमेंट यहाँ भी देखने को मिलता है ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। अब आगे चलें, देखिए कुछ चीजें हम आपको और बताते हैं। जैसे हम वुड के बारे में बताएं, हमने कहा था कि यहाँ पे कैम्बियम है तो वुड होगा। अब वुड दो तरीके की होती है, वुड का डिफरेंशिएशन हम पहले बताएंगे आपको। वुड दो तरीके की होती है, एक मेनोजाइलिक और एक पिक्नोजाइलिक, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहां से समझिए, जिम्नोस्पर्म से जब क्वेश्चन पूछता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और वुड फिर दो तरीके की होती हैं, क्या, मोनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक। अब समस्या ये है कि याद कैसे करें, यहां भी एमपी यहां पे भी एमपी, दोनों कैसे याद करें इसको देखते हैं। अभी देखिए ध्यान से समझिए इसको। मेनोजाइलिक का मतलब सॉफ्ट वुड इसको कहते हैं, और इसको कॉम्पैक्ट वुड कहते हैं या हार्ड वुड कह देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ ये बहुत लूज होते हैं, लूज वुड होते हैं। अब वुड का मतलब सेकेंडरी जाइलम। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जो सेकेंडरी जाइलम बनता है, विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है, अभी आप समझ भी नहीं पाओगे इसको। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ध्यान से समझिए, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो सेकेंडरी जाइलम बनता है वो काफी लूजली अरेंज्ड होता है और इसमें अमाउंट ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा बहुत ज्यादा होता है। मतलब जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, मोर होता है, इसलिए ये वुड बहुत सॉफ्ट वुड होती है और कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट नहीं होती। क्योंकि भाई वुड का मतलब ये है कि वो हार्ड होनी चाहिए, है ना, मजबूत होनी चाहिए। और ये एग्जाम्पल है साइकस का, पहले अंडरलाइन करिए तो अभी याद कराते हैं आपको साइकस का, इंपॉर्टेंट। कॉम्पैक्ट वुड मतलब जो वुड है वो हार्ड होगा, कॉम्पैक्ट होगा, ठीक, और अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम या सॉरी अमाउंट ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा लेस। और ये एग्जाम्पल है पाइनस का। अगर ऐसे याद करना हो तब तो आप बस ये दो नाम रहते तब तो ऐसे याद हो जाता, पिक्नो से पी, पाइनस से पी। यहां भी दो है ना, यहां भी दो पी है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पी पी मतलब कौन वाला पी, पिक्नो वाला कि पॉली वाला, पाइनस का कौन सा होगा, तो इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है। बट आई विल क्लियर इट फ्रॉम अ ट्रिक, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं कि एक ट्रिक से हम इसको क्लियर करते हैं। अब पहले मोनोजाइलिक का मतलब समझ लें फिर बताते हैं। देखिए जब भी कभी हम आपको सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाएंगे ना, तो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्या होता है कि एक कैम्बियम बनता है बीच में, ठीक, ये कैम्बियम, ये क्या है, कैम्बियम है। और कैम्बियम के अंदर की तरफ तो जाइलम बनता है, बाहर की तरफ फ्लोएम बनता है। व्हेनेवर आई विल टीच अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ तो हम आपको ये बताएंगे कि इस कैम्बियम जो इस कैम्बियम को हम वस्कुलर कैम्बियम कह लेते हैं। वस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ वुड बनता है, बाहर की तरफ बास्ट बनता है। वुड का मतलब सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम बनता है। इतनी बात समझ आ रही है? पहले समझिए हमारी बात को। तो कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें ये कैम्बियम एक ही कैम्बियम रह जाता है और थ्रू आउट द लाइफ एक ही कैम्बियम रहता ही रहता है, थ्रू आउट द लाइफ एक ही कैम्बियम रह जाता है। इसको हम मोनोजाइलिक कहते हैं। ऐसी वुड जिसमें ओनली वन कैम्बियम थ्रू आउट लाइफ, इसको मोनो मतलब सिंगल, और इसका एग्जांपल है पाइनस। और साइकस में क्या होता है
कि हर साल ये कैम्बियम, जो पहले वाली कैम्बियम होती है, रिप्लेस हो जाती नई कैम्बियम से, फिर रिप्लेस हो जाती नई कैम्बियम से, अगली साल फिर एक कैम्बियम बन जाता है। तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ कैम्बियम ईच एंड एवरी ईयर, जो है ना वहां पे कैम्बियम रिप्लेस होता रहता है, और इस तरीके के कैम्बियम को पॉलीजाइलिक कहते हैं। तो मेनी कैम्बियम, बस ऐसे लिख दे रहे हैं इन लाइफ, और इसका एग्जाम्पल है साइकस। अब कंफ्यूजन ये है कि कैसे याद करें, तो आप ऐसे याद रखिए, मेरी बात मानो, ये ट्रिक नहीं है, मेरा ट्रिक मानो, ठीक है ना, बता रहे हैं, ऐसे याद रखना है, पॉलिसी मानो, मतलब जो भी पॉलिसी है उसको मानो। पॉलिसी से आप ये वाला पॉलिसी याद रखेंगे, पॉलिसी, पॉलिसी मानो, मतलब एक ट्रिक है ये। पॉली मतलब पॉलीजाइलिक, CY से साइकस, और मानो, मोनो नहीं मानो, तो मैनोजाइलिक, मतलब पॉलीजाइलिक और मैनोजाइलिक। मैनो और मोनो में अंतर है भाई, बार बार कह रहे हैं, मैनो और मोनो में अंतर है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्रिक। पॉलिसी मानो पॉलीजाइलिक, मैनोजाइलिक साइकस का है, तो बचा क्या, पॉली साइकस का है तो मोनो, और मैनो हट गया तो पिकनो, ये है पाइनस। ठीक, तो पॉलिसी मानो, पॉलिसी मानो और हमारी बात मानो, ये ट्रिक याद कर लो, ठीक है ना। तो ये याद कर लो आप ट्रिक, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ, यू कैन से, ये जो वुड है, मतलब वुड के बेसिस पे, कैम्बियम के बेसिस पे हम कह सकते हैं ये मैनोजाइलिक वुड, एक तो हमने कह दिया जाइलम पैरेन्काइमा के बेसिस पे वुड दो तरीके की हो गई, और एक हमने कह दिया कैम्बियम की बेसिस पे वुड दो तरीके के हो गए। तो वुड जो है ना दो तरीके के, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, वुड का क्लासिफिकेशन हमने दो तरीके से किया, और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैम्बियम इन द लाइफ साइकिल, ठीक है ना, नंबर ऑफ कैम्बियम इन लाइफ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे चलें, एक बार इसको देखिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ स्पेशल टाइप के डक्ट आपको क्वेश्चन में पूछते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ डक्ट। हमें जहां से समझ आ रहा है हम सारे क्वेश्चन के फॉर्म में बना दे रहे हैं, और आप देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। एक तो आपसे म्यूसिलेज डक्ट पूछा जाता है, या म्यूसिलेज कैनाल या डक्ट। दूसरा है रेजिन कैनाल, और तीसरा है लैटेक्स डक्ट या ट्यूब। तो कहीं कहीं किसी मतलब ये किन किन जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। पहले देखिए म्यूसिलेज डक्ट पाया जाता है साइकेट्स में, मतलब साइकस में एंड गिंको में, साइकस और गिंको में। याद रखना साइकस और गिंको के कॉर्टेक्स में म्यूसिलेज कैनाल देखने मिलता है, जबकि रेजिन कैनाल हमें ऑल कोनिफर्स में देखने को मिलता है। सारे के सारे कोनिफर्स में ही आ जाते हैं आपके पाइनस। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेजिन कैनाल कहाँ पाया जाता है, तो आपको गिंको, साइकस, नीटम, पाइनस दे देगा। तो आपको याद रखना है एक्सेप्ट एक ऐसा कोनिफर है जिसमें नहीं होता, टैक्सस में नहीं होता। इंपॉर्टेंट, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। और लेटेक्स ट्यूब भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है, जैसे नीटम में हमें लेटेक्स ट्यूब देखने को मिलता है, ठीक है, लेटेक्स डक्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ स्पेशल टाइप की डक्ट हो गई है, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए इसको।
अब देखिए हम लीफ की एनाटॉमी देख लेते हैं। एनाटॉमी ऑफ लीफ, लीफ की एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लीफ में स्टोमेटा के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा के बेसिस पे दो तरीके की लीफ होती है, एक हाइपोस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक मतलब स्टोमेटा ओनली ऑन लोअर सरफेस, लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटा ओनली ऑन द लोअर एपिडर्मिस, वेरी वेरी आईएमपी। तो ये अपर एपिडर्मिस हो गया, इस पे स्टोमेटा नहीं होगा, केवल लोअर एपिडर्मिस पे होगा स्टोमेटा। इसका एग्जांपल है साइकस। साइकस की लीफ हाइपोस्टोमेटिक होती है। और दूसरा है एम्फीस्टोमेटिक। एम्फीस्टोमेटिक मतलब स्टोमेटा ऑन बोथ द एपिडर्मिस, स्टोमेटा ऑन बोथ द एपिडर्मिस, बोथ द एपिडर्मिस। और इसका एग्जाम्पल है पाइनस। स्टोमेटल एपरेटस की बात करें अगर दूसरे तरीके से क्लासिफिकेशन, तो स्टोमेटल एपरेटस की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टोमेटल एपरेटस में क्या आता है भाई? स्टोमेटल एपरेटस में आता है गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल और स्टोमा। स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या आ जाता है? आई होप कि आप गुस्सा नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि गुस्सा तो हमें आना चाहिए ना, आपको नहीं आ रहा है तो। गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, हिंदी में बताएं, रक्षक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं और रंध्र या छिद्र, क्या बोलते इसको, स्टोमा मतलब इसका जो स्टोमेटल पोर है ना, जो भी है। अब ये है, इसके बेसिस पे ना ये दो तरीके के होते हैं स्टोमेटल एपरेटस। एक हैप्लोटेलिक या चेलिक, हैप्लोचेलिक, और दूसरा होता है सिंडेटोचेलिक। सिंडेटोचेलिक याद करिए, इसका मतलब ये है कि जब गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल, लिखेंगे गार्ड सेल एंड सब्सिडियरी सेल अराइज फ्रॉम डिफरेंट मदर सेल, दोनों डिफरेंट मदर सेल, दोनों अलग अलग कोशिकाओं से अराइज हों, अलग अलग एपिडर्मल सेल से अराइज हों, तो उसको हम कहते हैं हैप्लोचेलिक। और हैप्लोचेलिक का एग्जाम्पल कौन है? साइकस, पाइनस, ये सब दोनों। और सिंडेटोचेलिक का मतलब होता है कि जब गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल दोनों सेम मदर सेल से डेराइव हो, सिन का मतलब सेम मदर सेल से डेराइव हो, तो उसका एग्जाम्पल है नीटम, वेल्विशिया, ठीक है ना, नीटम और वेल्विशिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये स्टोमेटल एपरेटस की कहानी है, ठीक। बहुत नाम यहाँ याद है, लेकिन टेरिडोफाइटा से तो कम ही याद करने हैं और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक। ओके, आगे चले। अब देखिए यहां पे अगर हम लीफ की मीजोफिल की बात करें, मीजोफिल ऑफ लीफ, आपको हमने न जाने कितनी बार बताया है कि लीफ के अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच के स्थान को ही मीसोफिल कहते हैं, और लीफ का मीसोफिल ही इसका ग्राउंड टिश्यू होता है। और हमने ग्राउंड टिश्यू के बारे में बकायदा आपको बताया था, ग्राउंड टिश्यू एक्स्ट्रा स्टीलर भी हो सकते हैं और इंट्रा स्टीलर भी हो सकते हैं। इन प्रीवियस लेक्चर हमने आपको इसके बारे में बताया है। अब मीसोफिल कैन बी डिफरेंशिएटेड हो सकते हैं, और मीसोफिल्स अनडिफरेंशिएटेड हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अनडिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। डिफरेंशिएटेड इन व्हाट?
तो बताया हमने कि डिफरेंशिएटेड का मतलब अपर पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा हमेशा अपर होता है, और लोअर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हमेशा लोअर होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल है साइकस, इसका एग्जाम्पल है साइकस। इंपॉर्टेंट। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब जैसे इसको बनाना चाहे अगर आप तो क्या होगा, ये अपर बना दीजिए, ये लोअर बना दीजिए, और बीच में वस्कुलर बंडल बना दीजिए। और अनडिफरेंशिएटेड का मतलब थ्रू आउट द थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू यू हैव टू ड्रॉ ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज मीसोफिल टिश्यू, ऐसे। लेकिन ये अनडिफरेंशिएटेड है। कैसा है? अनडिफरेंशिएटेड है। और डिफरेंशिएटेड का मतलब अपर, आप ये अपर है, अपर आप पैलिसेड पैरेन्काइमा बना दीजिए जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, लोअर ऑफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बना दीजिए जो कि लूजली अरेंज होते हैं, जिसमें एयर स्पेसेस होते हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड का मतलब मीसोफिल अनडिफरेंशिएटेड, मीसोफिल अनडिफरेंशिएटेड या नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। इसका एग्जांपल है पाइनस। अब आपको बता दें, जो पाइनस की लीफ होती है, पाइनस की लीफ की कुछ मीसोफिल कोशिकाएं, जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, पाइनस की लीफ की कुछ मीसोफिल कोशिकाएं अंदर की तरफ फोल्ड होके ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। कुछ ही बता रहे हैं, है ना। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, जिसको कहते हैं आर्म पैलिसेड। क्या नाम दे दिया? आर्म पैलिसेड। क्या नाम दे दिया? आर्म पैलिसेड। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं और एक लास्ट चीज बताएंगे, एक लास्ट चीज बताएंगे। यही कहीं लिख लीजिए आप, यही कहीं लिख लीजिए, आगे लिख देते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। वस्कुलर बंडल या शेप ऑफ वस्कुलर बंडल ऑफ पिटियोल, पिटियोल कह लीजिए या रैकिस, ठीक। इनमें वस्कुलर बंडल का क्या शेप होता है? क्या शेप होता है? तो आपको बता दें, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड देखने को मिलता है। ऐसे ओमेगा ऐसे होता है ना, ठीक है ना, ऐसे इन्वर्टेड ओमेगा शेप देखने को मिलता है साइकस। वेरी वेरी आईएमपी, नोट करिए, ये तो इतना मतलब एग्जामिनर को ना इतना पसंद है ये क्वेश्चन। और आर्क लाइक, आर्क शेप्ड, आर्क शेप्ड रैकिस या पिटियोल याद रखिएगा, नीटम में। तो कुछ शेप हैं जो ऐसे नाम दे के पूछ देता है आपसे, नाम दे के पूछ देता है, इन्वर्टेड ओमेगा या फिर आर्क शेप्ड वस्कुलर बंडल किसके पेटियोल में या किसके उसमें देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही रखेंगे, और अगले लेक्चर में फिर इसका मतलब कल पॉसिबली कल हम लोग लाइव सेशन करेंगे टेरिडोफाइटा का, उसके बाद जो है ना फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज एक बार देख लीजिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने देखा लाइक एकदम स्टार्टिंग से सारी चीजें जितना बताया, ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी आईएमपी, ठीक। फर्स्ट सीडेड प्लांट है, थ्रियोफेस्टस ने इंक्वायरी इनटू प्लांट में कहा कि ये जो है ना क्या है, प्लांट विद अनप्रोटेक्टेड सीड। गोबेल ने इसको क्या नाम दिया? गोबेल ने इसको कहा गोबेल ने इसको क्या कहा? फेनोरोगेमस विदाउट ओवरी। और इसका डेफिनेशन ये कार्मोफाइट है ही, लास्ट आर की गोनिएट है, और फेनोरोगेमस है, स्पर्मेटोफाइट, ट्रैकियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, ये सब याद रखिएगा। और फिर इसकी ओरिजिन कब हुई, कहाँ हुई, कब डोमिनेट हुए, कौन एक्सटिंक्ट है, कौन लिविंग और लिविंग फॉसिल भी है, और कौन सारे के सारे लिविंग है किस ऑर्डर के। फिर
पेरेनियल, श्रब, हर्ब, ठीक है। और उसके बाद हमने बताया कि ये जो है ना स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट और मैसिव। रूट में कोरलाइड रूट ऑफ साइकस, माइकोराइजा, न्यूमेटोफोर, ठीक है। और उसके बाद आपको ध्यान देना है एरियल ट्यूबरस अंडरग्राउंड जैमिया पिग्मिया में होता है, लियानास या वुडी क्लाइंबर नीटम उला में होता है। स्टेम अनब्रांच्ड है साइकस का, ब्रांच्ड है पाइनस और गिंको का। मतलब ब्रांचेस दो तरीके के होते हैं, लॉन्ग शूट, डॉर्फ शूट। लॉन्ग शूट पे स्केली लीव्स होते हैं, डॉर्फ शूट पे जो है फोलिएज लीफ होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इस पूरे सिस्टम को स्पर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर कहते हैं। लीफ मोनोमार्फिक हो सकती है, लीफ डाइमार्फिक हो सकती है, माइक्रोफिलस हो सकती है, मेगाफिलस हो सकती है, सिंपल हो सकती है, कंपाउंड हो सकती है, फिलोटेक्सी स्पाइरल हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, वर्ल्ड हो सकता है, वेनेशन रेटिकुलेट हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, डाइकोटोमस हो सकता है। इंटरनल एनाटॉमी में वस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम का कैसा है, कैम्बियम कैसा है, रूट का जो है वस्कुलर बंडल अरेंजमेंट कैसा है, स्टेम का कैसा है, ठीक है। और उसके बाद वुड को बहुत इंपॉर्टेंट हमने आपको बताया, मोनो, मैनो, पिकनो, पॉली। और फिर जो है स्पेशल टाइप ऑफ डक्ट के बारे में, म्यूसिलेज कैनाल, रेजिन कैनाल, लैटेक्स। और फिर उसके बाद लीफ के बारे में हमने आपको बताया। और उसके बाद ये सारी चीजें आर्म पहली से ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, इन्वर्टेड ओमेगा शेप वेस्कुलर बंडल, आर्क शेप्ड वेस्कुलर बंडल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब एकदम अच्छे से आना चाहिए। फिर कल पॉसिबली हमने कहा ना, कल हो सकता है कि लाइव सेशन हो और फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।